हेलो दोस्तों, आज क्लास 6 की एनसीईआरटी शुरू करेंगे जिसका पहला अध्याय है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री की आज की पहली क्लास। तो हम पढ़ेंगे इसमें क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते चलेंगे और जो एग्ज़ाम के हिसाब से अपने लिए इम्पोर्टेंट है उस डाटा को इसमें से कलेक्ट करते चलेंगे और मैं आपको बताता चलूँगा। तो देखो कैसे पता लगाए। तो क्या पता लगाना है कि इतिहास के बारे में, जैसे बीता हुआ साल, पिछली पुरानी खबरें, उनके बारे में हमें कैसे पता लगता है कि या तो हम कभी रेडियो पे सुनते हैं या कोई पुराने अखबारों को देखते हैं तो हमें उसका पता लगता है। लेकिन हमें हज़ारों लाखों साल पहले अगर की जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें कहाँ पे जाना होगा, कहाँ से हमें जो है लाखों करोड़ों साल पुरानी जानकारी प्राप्त करनी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ मानव की उत्पत्ति, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूँ चौहान वंश के बारे में। तो इस तरह की हजारों लाखों साल पहले की जो जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए हमें कहाँ पर जाना चाहिए एंड किन किन साक्ष्यों का सहारा लेना चाहिए, किन किन जो साक्ष्य होते हैं, किस किस तरह के साक्ष्य होते हैं, उनका हमें सहारा लेना चाहिए। तो आगे देखते हैं अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। भाई अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। जैसे अतीत में जैसे लोग क्या खाते थे, आज हम जो भी हमारा जो कल्चर है, हम जो खाते हैं पहनते हैं, हमारे जो जिस तरह के घर होते हैं, ठीक है, हमारा जो आर्थिक क्रियाकलाप जिस तरह का होता है, तो क्या पहले भी प्राचीन समय में भी क्या आर्थिक क्रियाकलाप उसी तरह का हुआ करता था क्या। तो उसी के बारे में हम आज इसके अंदर जानेंगे। तो देखो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे। हम आंखें टको, अब आंखें टको मतलब क्या होता है कि जो जंगल में रहते हैं और जो जानवरों का शिकार करते हैं या फिर पेड़ पौधों से प्राप्त वनस्पतियों को इकट्ठा करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। जो आंखें टको शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासक और व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों आदि के बारे में, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो इतने सारे हैं, जो पशुपालक हो गया, कृषक हो गए, व्यापारी हो गए। देखो जिस तरह की एक्टिविटी आज होती है उस तरह की एक्टिविटी पहले भी हुआ करती थी। जैसे आज भारत में लोकतंत्र है, शासन व्यवस्था है, उसी प्रकार पहले भी शासन व्यवस्था हुआ करती थी। आज लोग पशुपालन करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, पहले भी करते थे। जिस प्रकार आज वैज्ञानिक खोज करते हैं उसी प्रकार पहले भी जो वैज्ञानिक है वो खोज, यहाँ जैसे कहते हैं कि पहिया है, मानव का सबसे पहला आविष्कार माना जाता है पहिए की खोज, ठीक है। पशुपालन जैसे लोगों जो आदि मानव थे उन्होंने पशुओं को पालना सीखा। तो इस तरह की हम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, इस तरह की हम जानकारियाँ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से कि अतीत के बारे में। यह नहीं हम पता कर सकते कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। हम मतलब कहते हैं कि यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय जो बच्चे हैं वो कौन सा खेल खेलते थे। तो हमें अतीत के बारे में शॉर्ट में समझिए तो इतना सा जानना है कि हमें अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। तो इन लोगों के बारे में, जैसे आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में, समाज के बारे में, ठीक है। इसके अलावा वहाँ के कल्चर के बारे में, उस समय के कल्चर के बारे में हम यहाँ पर जान सकते हैं। अब पहली बात तो लोग कहाँ रहते थे, प्राचीन काल में लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहले जो है लोगों की उत्पत्ति कहते हैं कि लोगों ने रहना कहाँ पे सीखा। सबसे पहले मानव ने कहाँ पर रहना प्रारंभ किया, तो अपने भारत में नर्मदा घाटी। कौन सी घाटी है? नर्मदा घाटी। तो देखो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशाल संग्राहक थे। कुशाल संग्राहक मतलब है जो वनों पर अपना जिनकी का जीवन यापन पूरा वनों पर रहता है। वो वनों से कंद मूल फल, जो वनों से पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री, साथ में ही जो जंगलों में रहने वाले जानवर होते हैं उनका शिकार कर वो अपने जीवन यापन करते हैं। तो उस समय नर्मदा घाटी में आरंभिक लोगों ने जो अपना जीवन है वो कहाँ पे जिया या कहाँ पे रहना प्रारंभ किया? नर्मदा घाटी में, कई लाख वर्ष पहले। अभी मैप में आपको बताएंगे नर्मदा घाटी कहाँ पे आती है। तो देखो यहाँ पर जो कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, मतलब इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का आखेट मतलब शिकार भी करते थे। तो इसके बारे में हमें पता लगा लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा घाटी में रहते थे। और यहाँ पर कुशल संग्राहक होते थे जो इनका जीवन जंगलों से उत्पन्न होने वाले उत्पादों पर निर्भर करता था और वहाँ पर ही वो जंगलों का शिकार भी करते थे।
अगला पॉइंट अपना आता है कि देखो इसमें देखते हैं कि कुछ क्षेत्र के बारे में, जैसे कुछ क्षेत्र कैसे कि जैसे सुलेमान और किरतर पहाड़ियाँ, ये कहाँ पे, तो देखो सुलेमान पर्वत श्रेणी, आज हमारे भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी है, इसी का ही उत्तर पश्चिम भाग जो है पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यही श्रेणी जो है उत्तर पूर्व में चीन के अंदर कैलाश श्रेणी के नाम से जानी जाती है। तो देखो देखते हैं इसके बारे में। इस क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में, सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों के बारे में। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालना प्रारंभ किया। तो हमने क्या पढ़ा इसके अंदर कि जो किरतर की पहाड़ियाँ और सुलेमान पर्वत श्रेणी है उसके आसपास के कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ से में 8000 ईसा पूर्व स्त्री पुरुषों द्वारा जो है सबसे पहले खेती के साक्ष्य मिलते हैं। और उन्होंने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना प्रारंभ किया, और साथ में उन्होंने बकरी भेड़ गाय बैल जैसे पशुओं को पालना भी शुरू किया था। ये लोग गांवों में रहते थे और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्यन पहाड़ियों के बारे में भी कुछ स्थानों के बारे में हमें पता लगता है। और इन क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो उत्तर पूर्व में जो गारो प्रदेश है और साथ में जो विंध्यन पहाड़ी है, भारत में जो मध्य भारत में विंध्यन पहाड़ी है, यहाँ से कुछ ऐसे क्षेत्र मिले हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो हमें प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो मिलते हैं हमें किरतर प्रदेश और सुलेमान श्रेणी के आसपास। और बाद में हमें जो कहते हैं कि कृषि में विकास का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो वो हुआ था मध्य भारत में विंध्यन पहाड़ियों के आसपास, क्या फिर उत्तर पूर्व में गारो प्रदेश के आसपास हुआ है। तो देखो जहाँ कृषि का विकास हुआ और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्यन के उत्तर में स्थित है। तो देखो स्थान देख लेते हैं कौन कौन से स्थान है। तो आपसे पूछ जाए, देखो गारो पहाड़ियाँ, तो ये है यहाँ पर गारो पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के पास में, ठीक। विंध्यन पहाड़ियाँ, तो विंध्यन पहाड़ियाँ आपको यहाँ पे दिख रही है मध्य भारत में। इसके साथ हम देखें तो देखो किरतर की पहाड़ियाँ और सुलेमान पर्वत, ये चारों प्रदेश है। यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं खेती के सर्वप्रथम, और यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं कि चावल की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य और कृषि के बारे में विकसित कृषि हमें यहाँ से पता लगती है। आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो देखो आगे देखते हैं कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। तो सिंधु नदी जो कि चीन से निकलती है और भारत में होकर पाकिस्तान के अंदर जाती है, पाकिस्तान में बहती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज, झेलम, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसके आसपास के क्षेत्र में देखो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में बताया मैंने आपको कि सिंधु और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सिंधु जो है चीन से निकलती है और भारत में बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। उसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिसे अपन सिंधु नदी तंत्र के नाम से भी जानते हैं, जिसमें चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और सहायक नदियों का मतलब होता है कि वे नदियां जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है वो उसकी क्या कहलाती है, सहायक नदियां कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, ये कोई नदी है और इसमें से एक इधर से मिल रही है, एक इधर से मिल रही है। ये जो इसमें जो नदी आके मिल रही है, ये नदियाँ क्या है, इस बड़ी वाली नदी की क्या है, सहायक नदियाँ कहलाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ठीक है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ। आगे देखते हैं कि गंगा नदी, तो हमने पढ़ा सिंधु नदी के बारे में, अब देखते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। तो गंगा नदी, सोन नदी प्रदेश में देखो हमें क्या देखने को मिलता है। तो देखो हमने सिंधु नदी तंत्र के आसपास क्या देखा कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, मतलब कई सारे नगरों का डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। साथ में ही इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ। आगे देखते हैं गंगा नदी घाटी में। तो देखो गंगा नदी के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में क्या है, बिहार। वर्तमान में बिहार उस समय किस नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से जाना जाता था। सबसे शक्तिशाली कह सकते हैं कि साम्राज्य था, रियासत थी, ठीक है, मौर्य वंश के टाइम पे। तो देखो गंगा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से जाना जाता।
इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। आगे देखते हैं कि गंगा नदी के आसपास कौन सा क्षेत्र स्थापित हुआ? मगध। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से में से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। उपमहाद्वीप जो भारत है वो एक उपमहाद्वीप है और इसमें इस जो कई सारे यात्री है, कई सारे जो दार्शनिक है, वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी और इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। इसके साथ साथ देखो धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। तो देखो कई कारणों से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे? यात्राएं करते थे। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो शासक हो जो अपनी सेनाओं को, अपने राज्यों का साम्राज्य बढ़ाने के लिए अपनी सेनाओं को एक स्थान दूसरे स्थान पर लेके जाता था। ठीक है, कई शिक्षा के माध्यम से, कई जानकारी प्राप्त करने के माध्यम से, और कई ऐसे जो शिक्षक होते थे उस समय जो अपने गुरु, धार्मिक गुरु हुआ करते थे जो शिक्षाओं को एक स्थान दूसरे स्थान पर फैलाने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता भी यात्रा करते थे। मतलब वो जो है नए नए क्षेत्रों के बारे में जानने के लिए भी लोग यात्राएं करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। तो हमें यात्रा के बारे में, लोग यात्राएं क्यों करते थे उसका रीजन ये था, कई सारे लोग अलग अलग रीजन के कारण, अलग अलग कारण के कारण, अलग अलग कारण से यात्राएं करते थे। आगे देखते हैं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। पहले क्यों करते थे उसका हमने पढ़ लिया, अब आज यात्राएं क्यों करते हैं। तो देखो पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस एक बार फिर पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति, परंपरा और समृद्धि किया। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब आता है हमारे भारत देश का नाम। हम पढ़ते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसका नाम इंडिया कैसे रखा, इंडिया कैसे पड़ा, साथ में ही जो है इसको भारत किस नाम से क्यों कहते हैं, इंडिया क्यों कहते हैं। तो देखो अपने देश के लिए, देखते हैं इसमें, अपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो देश का नाम कैसा पड़ा, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। कहाँ से निकला है? इंडस से निकला है। और इंडस किसे बोलते हैं? हम सिंधु नदी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सिंधु नदी को कहा जाता है। संस्कृत भाषा में इंडस को कहा जाता है सिंधु। तो देखो जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, और अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो ईरानी और यूनानी जो लोग थे लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। मतलब जितने भी पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानी लोग थे, इन्होंने जो सिंधु नदी को हिंदोस नदी या इंदोस नदी कहा है, और इसके पूर्व में बसने वाले प्रदेश को क्या कहा है? इंडिया कहा है। अगर देखो भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो भरत जो शब्द का प्रयोग है वो एक समूह के लिए किया जाता था। कहाँ पे रहता था? उत्तर पश्चिम में रहता था। और इस समूह का उल्लेख हमें संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? भरत का जो नाम का उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। भरत नाम की जाति है, उसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, जिससे हम भारत के नाम से, भारत को किस नाम से जानते हैं? भारत देश के नाम से जानते हैं। अब अतीत के बारे में कैसे जाने?
तो थोड़ा सा अपन ये पढ़ते हैं पांडुलिपि क्या होती है। तो देखो पांडुलिपि का मतलब होता है जो हाथ से लिखे जाने वाले जो अभिलेख होते थे, मतलब हाथ से पत्तों पर जो लेख लिखे जाते थे वो क्या कहलाती थी, पांडुलिपियाँ कहलाती थी। जो पत्थरों पर लिखे जाते थे वो अभिलेख कहलाते थे। तो देखो अतीत की जानकारी, तो अतीत के बारे में कैसे जानें, हम अतीत के बारे में किस तरह से जान सकते हैं, हमें किन किन जानकारी को सहारा लेना पड़ता है। तो देखो कई सारी ऑप्शन है हमारे पास। पहला पुरातात्विक साक्ष्य है, जिससे हमें अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, मनके हो गए, मटकियाँ हो गए, बर्तन हो गए, इमारतें हो गई, ये सब क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य है। साहित्यिक स्रोत होता है, जैसे कोई अपने साहित्यिक स्रोतों में जैसे किसी कवि की रचनाएं है, महाभारत है, ठीक है ना, वेद व्यास द्वारा रामचरितमानस है, सॉरी वेद व्यास द्वारा महाभारत रची गई है। ऐसे कई सारे ग्रंथ है, जैसे कौटिल्य है, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, इससे हमें तो साहित्यिक स्रोत हो गए। तो देखो और कई सारे अभिलेख, छोटी छोटी पांडुलिपि भी हमें देखने को मिलती है। तो देखो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। अब पहली बात तो हम ढूंढ तो ले, लेकिन उसको पढ़े कैसे, उसकी भाषा कैसे समझे। तो देखो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है, क्योंकि मैंने बताया आपको जो पांडुलिपि क्या होती है, हाथ से लिखी गई जो जानकारी होती है, हाथ से लिखे गए जो लेख होते हैं वो क्या कहलाती है, पांडुलिपि कहलाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, जो कि लैटिन शब्द है, जिसे मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से। मेनू का मतलब क्या होता है, हाथ से, और ये कौन सा शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, और इसी शब्द से बना है मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब हाथ से लिखने वाला स्क्रिप्ट या लेख। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो देखो पांडुलिपियां कहाँ लिखी जाती थी, ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी, या फिर हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की जो छाल होती थी उसे एक भोजपत्र तैयार किया जाता था, उस पर लिखी जाती थी। तो इस तरह की देखो पांडुलिपि होती है। जो आपको जो चित्र दे रखा है ये किसका है, ये पांडुलिपि है, जो एक पत्ते पर लिखी गई है। आगे देखते हैं इसकी भाषा के बारे में। तो देखते हैं इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। जो जितने भी पांडुलिपियां ये कहाँ पर सुरक्षित है, मंदिरों और विहारों में सुरक्षित है। इन पुस्तकों के में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान और आदि सभी प्रकार के विषयों में चर्चा मिलती है। मतलब इन पांडुलिपियों में क्या मिलता है हमें, कि उस समय का जो राजाओं के जीवन के बारे में मिलता है। ये धार्मिक पुस्तकें, मतलब धार्मिक पांडुलिपि थे, तो यहाँ पर उस समय राजा के समय, शासन के समय कौन सा धर्म प्रचलित था, उसके धर्म, उस समय के धर्म के बारे में जानकारी मिलती है हमें। साथ में हमें औषधि और विज्ञान के बारे में जानकारी भी मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में लिखी गई पांडुलिपियां मिलती है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी। संस्कृत उस समय जो है वेदों की भाषा थी, और साथ में जो है कई ग्रंथ हमें तमिल भाषा में भी देखने को मिलते हैं। कई सारी पांडुलिपियां हमें तमिल भाषा में भी मिलती है। आगे देखते हैं कि हम अभिलेखों का, तो हमने बोला पांडुलिपि के बाद आता है अभिलेख। तो आपका जो ये अभिलेख है, इस अभिलेख के बारे में देखते हैं। तो देखो यह अभिलेख 2250 वर्ष पुराना, यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार में प्राप्त हुआ है। अब तो कंधार वही जगह है जहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय बना हुआ है। तो यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। तो ये 2550 वर्ष पुराना अभिलेख है, जो कंधार अफगानिस्तान में प्राप्त हुआ है, और ये अशोक के ऑर्डर पर, अशोक के आदेश पर लिखवाया या उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ सकते हो। तो देखते आगे कि जब, तो इस तरह का ये अभिलेख मिला है, जो कि मौर्य साम्राज्य के समय का शासक था। अशोक कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का कह सकते हैं कि जो सबसे ताकतवर शासक था अशोक मौर्य। तो हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा देखो पांडुलिपियों के अलावा हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो अभिलेख है वो हमें किसी कठोर धातु की प्लेट या फिर कह सकते हैं कठोर पत्थरों पर देखने को मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, तो उनका पालन कर सके। मतलब जो शासक हुआ करते थे वो अपने राज्य में जो है इस तरह का अभिलेख लिखवा कर, जो है उत्कीर्ण करवा कर अपने राज्य में लगाते थे, जिससे क्या है कि इसको पढ़कर लोग इनके आदेशों का पालन कर सके।
कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। मतलब ये अभिलेख क्या है, अभिलेख शासक के बारे में बताते हैं। कुछ अभिलेख हमें जो है वहाँ के स्त्री पुरुषों के जो सामान्य स्त्री पुरुष हैं उनके द्वारा भी उनकी जानकारी भी हमें देखने को मिलती है। और अधिकांश जो अभिलेख है उनमें राजाओं की विजयों का वर्णन मिलता है, वहाँ की शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है, राजा द्वारा जो कानून लागू किए जाते हैं राज्य में उसके बारे में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। मतलब पुरातत्वविद कौन होता है, जो कि अतीत में जो वस्तुएं बनाई गई है उनका अध्ययन करके अतीत की जानकारी जुटाता है। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, मैंने बताया था आपको कि जो ये अवशेष मिलते हैं हमें, ईंटें, मूर्तियां, ठीक है ना, इमारतें, ये सब क्या कहलाती है, पुरातात्विक साक्ष्य कहलाती है। और जो पुरातत्वविद है इनकी उम्र पता करके उस समय के शासन के बारे में उस समय के जानकारी के बारे में पता लगाता है, वह व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों तथा बर्तन, आभूषणों, तो देखो उस समय के बर्तन है तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए, तो देखो बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। अब ये ऐसा तो है नहीं कि ये अपने को वैसे ही मिल जाते हैं, किसी भी स्थान पर जाओ तो ये वैसे अपने को प्राचीन समय के, क्यों तो इनको क्या है कि खुदाई के दौरान जब खुदाई करते हैं तो खुदाई दौरान ये जमीन में से जो है उस समय के प्राचीन अवशेष निकलते हैं और इनको लैब में ले जाके इनको कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा जो है इनकी आयु पता की जाती है और जिस समय का ये बर्तन होता है उस समय की टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगाया जाता है। तो देखो ये जो बर्तन है, तो देखो ये एक प्राचीन नगर से प्राप्त किया गया है और इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। तो देखो इसकी अगर आयु पता की गई है तो ये कितने वर्ष पुरानी है, 4700 वर्ष पुरानी है। एक पुराना चांदी का सिक्का भी मिला है। देखो सिक्का, ये चांदी का सिक्का है, जरूरी नहीं सिक्का गोल ही हो, उस समय के चौकोर सिक्के भी मिलते थे। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था और हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह बिल्कुल भिन्न होता था। हमारे आजकल के सिक्के कैसे होते हैं, गोल होते हैं। तो देखो खुदाई करते थे, इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे कपड़े की बनी वस्तु तो नष्ट हो जाती थी, मतलब ऐसी जो इसका अपघटन प्रकृति में आसानी से ना हो, जैसे मिट्टी है, पत्थर है, इनका अपघटन आसानी से नहीं होता, धातुएं हैं, तो इस धातुओं की जो हम खुदाई के दौरान ये जो हमें अवशेष मिलते हैं, ये जो है इनके माध्यम से जो है उस समय की जानकारी का पता लगाया जाता है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं और इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे और वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किलों से बच पाते हैं, क्योंकि वनस्पतियों के अवशेष क्या होते हैं, प्रकृति में आसानी से अपघटित हो जाते हैं। बाकी जो चिड़िया, जानवर, इनकी हड्डियां है उनसे भी ये पता लगता है कि हड्डियां कितने साल पुरानी है, उस समय का जो मनुष्य है इन हड्डियों को, मतलब ये हड्डियां कैसे आई और मनुष्य हो सकता है इनको खाने के रूप में उपयोग करता हो, या जैसे मान लो बेलों की हड्डियां मिली तो हो सकता है बेलों को खेतों में जोतने का काम करता हो। ठीक है, अगर मछलियों की हड्डियां मिलती है उस समय की, प्राचीन समय की मछलियों की हड्डियां मिलती है, ज़्यादा वर्ष पुरानी, हो सकता है कि जो मनुष्य है उस साल, उस वर्ष या इतने सालों पहले मछलियों का सेवन करता था, मछलियों को भोजन के रूप में ग्रहण करता था। तो वनस्पति के अवशेष नहीं मिल पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो देखो कपड़ों के अवशेष हमें देखो पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, तो वे नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि ये जो कपड़े होते हैं ये अपघटित हो जाते हैं आसानी से और ये नष्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ये स्रोत होते हैं, मतलब इतिहास को जानने के क्या है, ये स्रोत है। पांडुलिपियां, अभिलेख और पुरातत्व साक्ष्य। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं और जिनकी जानकारी जुटाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुरातत्वविद कहलाते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब अतीत एक या अनेक, इसका मतलब क्या है? तो क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर
पढ़ते आगे। इसे इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने होते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न होता था, जैसा कि हम आज देखते हैं। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो देखो, जो इस तरह का अतीत आज हम देखते हैं, आज का जीवन जैसा है उसी तरह जीवन उस समय भी हुआ करता था। अतीत में भी इस तरह का जीवन हुआ करता था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों को तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो शासक हुआ करते थे वो अपनी लड़ाइयों का, अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे अभिलेखों के माध्यम से, ठीक है ना, अपने जो दरबारी विद्वानों के माध्यम से, उनके द्वारा लिखे गए लेखों के माध्यम से, जिनकी वजह से आज हम उनके बारे में जान सकते हैं, उनकी लड़ाइयों के बारे में जान सकते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे और पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। अब देखो, मछुआरे, संग्राहक जो होते थे, आदि मानव जो होते थे, मतलब कहते जंगलों में रहने वाले किसान होते थे, वो अपने जो कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, लेकिन इनकी जानकारी हमें जो है पुरातत्वविदों द्वारा उनकी मदद से मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो हम पढ़ते तिथि के मतलब, तिथि क्या होती है? जब हम पढ़ते कई बार जैसे 1800 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, और कई जगह हम पढ़ते हैं कि 500 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 1965 ईस्वी। तो ये क्या है? देखो, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय के बारे में पूछे तो देखो, एक कॉमन बात समझे आपको कि जैसे एक ये डायग्राम है, एक तिथि को ले लेते हैं हम। यह होता है ईसा पूर्व, ईसा मसीह का जन्म। किसका जन्म? ईसा मसीह का जन्म होता है इस दिन, ठीक है। इसके पहले की जो तारीख थी वो जानी जाती है बीसी में। किसमें जानी जाती है? बीसी में। और इसके बाद की तारीख जानी जाती है एडी में। इसको बोलते हैं एडी। हिंदी में बोले तो ईसा पूर्व, इधर बोले तो ईसवी सन। तो अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अगर कोई तुमसे विषय तिथि के विषय में पूछे तो शायद तुम उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो बता दो कि जो वर्ष की गणना है वो ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व मतलब ईसा से पहले, बिफोर कॉमन एरा के नाम से, BCA कहते हैं इसको, बिफोर कॉमन एरा, तो ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो देखो, जब ये ईसा पूर्व की जो तारीख होती है वो घटते हुए क्रम में बढ़ते हुए क्रम में होती है, घटते हुए क्रम में होती है, और जो इधर की तारीख होती है वो बढ़ते हुए क्रम में होती है। ईस्वी सन जो होता है वो बढ़ते हुए क्रम में होता है, और जो BC ईसा पूर्व की जो समय होता है वो घटते हुए क्रम में होता है। आगे देखते हैं कि इस इतिहास और तिथियां। तो देखो, इतिहास और तिथियों में देखो, अंग्रेजी में BC का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD लिखा पाते हो, और यह एनो डोमिन नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का उपयोग क्या होता है? मैंने बताया था आपको कि कई बार AD की जगह क्या होता है? CE, ठीक है, और तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के उपयोग में होता है। तो देखो, BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा और AD का मतलब होता है कॉमन एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया, और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है।
जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं कि ये हमें कुछ लिपियां हैं जो अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। कुछ लिपियों के बारे में है, ठीक है। तो ये लिपियां है जिसको हम भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस तरह की लिपि होगा जो कहाँ से मिली हमें, ये मिली हमें 5000 ईसा पूर्व, ठीक है। वहाँ से 5000 ईसा पूर्व की ये लिपि है जो अफ्रीका देश मिस्र से हमें मिली है, जो अज्ञात है। आगे देखते हैं हम थोड़ा सा कुछ तिथियों के बारे में, कुछ तिथियों के बारे में पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम के हिसाब से, जो यूपीएससी प्री के एग्जाम के हिसाब से। तो देखो, कृषि का प्रारंभ हुआ था 8000 वर्ष पूर्व। तो आपसे पूछा जाए कृषि का प्रारंभ कब हुआ था, तो 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व के जो सिंधु सभ्यता के जो प्रथम नगर थे वो कितने वर्ष पुराने थे, 4700 वर्ष पुराने थे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य, ये कितने वर्ष पुराना था, 2500 वर्ष पुराना था। और वर्तमान जो लगभग 2000 वर्ष पूर्व है, जो वर्तमान चल रहा है वो कितने वर्ष पूर्व का है, 2000 वर्ष का पूर्व का है। तो आज हमने एनसीईआरटी किताब का 6 क्लास की जो हिस्ट्री है उसका पहला लेसन क्या, कब और कहाँ और कैसे, ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मैंने ये नई शुरुआत की है, ये मेरे YouTube चैनल का पहला वीडियो है। और यूपीएससी की तैयारी के लिए मैं जितने भी एनसीईआरटी है, चाहे ज्योग्राफी की हो, हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, तो मैं सारी, क्योंकि देखो यूपीएससी की तैयारी के लिए शुरुआत जो मानी जाती है वो एनसीईआरटी से मानी जाती है। और जो मेरी ये वीडियो है ये सभी उन बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, मतलब फायदेमंद सिद्ध होगी जो कि शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। और ये बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर कर देगी। और हम एनसीईआरटी से शुरू करते हुए जो बड़ी ऑथेंटिक बुक आती है, जैसे विपिन चंद्रा है, सतीश चंद्र है, महेश बर्णवाल की बुक है, इसके अलावा जो रामचंद्र शर्मा की प्राचीन भारत की किताब है, इन सब का अध्ययन करेंगे और क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। और जो भी तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, 24 के लिए, 25 के लिए, ये वीडियो सभी के लिए फ़ायदेमंद है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा हो सके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितनी बड़ी अपनी फैमिली होगी उतना ही हम अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छे कंटेंट के साथ आपकी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। तो आपसे निवेदन है कि जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए और इसको, मतलब चैनल को जो है अपनी फैमिली को और बड़ा करिए और इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।